हेलो दोस्तों, हैंडरिटन जीएस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश शासन का जो साम्राज्य का विस्तार था, उस यूनिट के तहत हम लोगों ने देखा था बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आज हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में मैसूर में ब्रिटिश शासन की कैसी स्थापना होती है। तो दक्षिण भारत में उस समय का जो मैसूर साम्राज्य था, उसका हम लोग थोड़ा पृष्ठभूमि या फिर मैसूर के उदय के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेंगे। तो बैकग्राउंड में हम लोग देखेंगे कि मैसूर का जो उदय है वो कैसे होता है। तो मैसूर का उदय 1765 में एक युद्ध होता है, तलीकोटा का युद्ध। दोस्तों, मध्यकालीन भारत में हम लोग जानते हैं कि जो दक्षिण भारत था वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य तथा दक्कन गुट, जिसमें कि अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर ये सारे शासन शामिल थे। तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन गुट का बोलबाला था, जिनके मध्य में एक युद्ध होता है जिसको कि हम तलीकोटा का युद्ध कहते हैं। और ये 1565 ईस्वी में होता है। इस युद्ध के द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य था उसका कई भागों में विघटन हो जाता है, या फिर छोटे छोटे राज्यों का, और फिर विघटन के बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। उसी में छोटे राज्यों में एक राज्य निकल के आता है मैसूर। मैसूर जो है वो वोडियार वंश का स्वतंत्र शासन हो जाता है वहाँ पे। इसकी स्थापना यादुराय वोडियार, जो कि वोडियार वंश का संस्थापक जिसको कहा जाता है, ये मैसूर की स्थापना करता है। तो एग्ज़ाम में दोस्तों हम लोग को ये याद रखना है, पूछ लेगा कि वोडियार वंश की स्थापना किसने की थी। तो यादुराय वोडियार ने। तलीकोटा के युद्ध के बाद जब विजयनगर का विघटन होता है, छोटे छोटे राज्यों में जो उसका उदय होने लगते हैं, तो मैसूर राज्य निकल के आता है, जिसकी स्थापना यादुराय वोडियार द्वारा की गई थी, जो कि वोडियार वंश के थे। अब यहाँ से वोडियार वंश का शासन शुरू होता है, और वोडियार वंश के जो अंतिम स्वतंत्र शासक थे उनका नाम था कृष्णराज द्वितीय, जो कि 1734 से 61 तक अपना राज्य संभालते हैं। दोस्तों, कृष्णराज द्वितीय के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये एक नाम मात्र का शासक था, जबकि रियल पावर इसके दो मंत्री थे, वित्त मंत्री और सेनापति उनके हाथों में था। तो वोडियार वंश यहाँ से याद रखना है। तलीकोटा का युद्ध 1565 में। विजयनगर छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। मैसूर निकल के आता है यादुराय वोडियार, जो कि मैसूर के संस्थापक थे, और वोडियार वंश में अंतिम जो स्वतंत्र शासक था कृष्णराज द्वितीय। कृष्णराज द्वितीय के बारे में हम लोग देखेंगे। तो कृष्णराज द्वितीय जो था वो एक नाम मात्र का शासक था, जबकि रियल पावर उसके दो मंत्री, वित्त मंत्री जो कि नंदराज थे तथा सेनापति जो कि देवराज थे, रियल पावर इन दोनों मंत्रियों के पास था। अब हम दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ से हैदर अली की कहानी शुरू होती है। तो होता क्या है कि जो वित्त मंत्री थे उन्होंने हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार बनाया 1755 में। दोस्तों, हैदर अली के पिता सेना में थे, जिनकी मृत्यु के बाद कुछ समय बाद हैदर अली भी एक सिपाही के रूप में सेना में शामिल होता है, और इसकी योग्यता व कुशलता को देखते हुए उस समय के जो वित्त मंत्री थे नंदराज, उन्होंने इसको डिंडीगुल का फौजदार बना देते हैं 1755 में। आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। तो 1755 में जब ये डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है, तो धीरे धीरे ये मैसूर के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर देता है। मैसूर के प्रधानमंत्री को यह उसके पद से हटा देता है, और जो राजा कृष्णराज द्वितीय थे, जो कि वोडियार वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक थे, उनको बंदी बना लेता है, और यहाँ से वोडियार वंश का जो अंत हो जाता है, और हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बनता है। तो इस तरीके से हैदर अली पिक्चर में आता है। आगे हम लोग देखेंगे हैदर अली
और अंग्रेज के बीच किस प्रकार से विरोध होता है या फिर इन दोनों के बीच कैसे संघर्ष होता है। और फिर शुरू होता है आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 4 युद्ध होते हैं। हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि किस प्रकार से ये युद्ध लड़े गए, क्या क्या इनके कारण रहे और इनके जो परिणाम में किस प्रकार की जो है संधि की गई। तो उसके पहले हम लोग कुछ हैदर अली के बारे में बात करेंगे। हैदर अली दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि पहले बहुत ही कुशल ये और योग्य शासक था। इसने अपने मजबूत केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। सेना को यूरोपीय तर्ज पर इसने अपना आधुनिकीकरण किया तथा जो ब्रिटिश थे, इन्होंने जो इसका विस्तारवाद की नीतियाँ थी, इनका खुल करके विरोध किया। ये एक धार्मिक सहिष्णुता वाला व्यक्ति था। ये सहिष्णुता मतलब दोस्तों, ये किसी भी धर्म को समान मानता था, हर धर्म को ये समान मानता था। और इसने चामुंडेश्वरी देवी हेतु इसने कुछ दान दिया और सिखों पर शिव पार्वती और विष्णु अंकित किया। सिखों पर इसने शिव, पार्वती और विष्णु को अंकित किया। तो हैदर अली के बारे में हम लोग 2-3 चीज़ें जानेंगे कि सबसे पहले ये डिंडीगुल का फौजदार बना 1755 में। इसने मैसूर का विस्तार किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश इसके विरोध में आ गए। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स उस समय क्या करते थे। जो भी राजा कुशल और विस्तारवाद अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता था, ब्रिटिश कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके उसको कई भागों में तोड़कर उसके पतन का कारण बनते थे। इस प्रकार से ब्रिटिश आगे बढ़ते रहे। तो हैदर अली के साथ भी इन्होंने यही किया। धीरे धीरे इन्होंने इसको तोड़ना शुरू किया। इसके चारों ओर जितने भी शासक थे, उनके साथ मिलकर इस पर आक्रमण किए और आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत इसको परास्त किया, इसकी मृत्यु कर दी। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका पुत्र जो रहता है टीपू सुल्तान की बात करेंगे। उसके साथ भी ब्रिटिशर्स ने खूब युद्ध किए और परास्त करके अंत में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत ख़त्म कर दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो जबकि जो फ्रांसीसी थे वो हैदर अली के पक्ष में थे, या फिर हैदर अली जो भी अपनी नीतियाँ बनाता था वो फ्रांस के अनुकूल रहती थी और ब्रिटिशर्स के प्रतिकूल। इन्हीं सब कारणों से हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। तो टोटल कितने युद्ध होते हैं? 4 युद्ध होते हैं, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। पहला युद्ध जो होता है वो 1767 से 1769 के बीच होता है। द्वितीय युद्ध जो होता है 1780 से 1784 के बीच होता है। तृतीय युद्ध जो होता है वो 1790 से 1792 तथा जो चतुर्थ युद्ध होता है मात्र 1 साल का युद्ध होता है। इसमें पूरी तरीके से टीपू सुल्तान पर अंग्रेज हावी हो जाते हैं और उसकी मृत्यु करके दक्षिण में अपना अंग्रेज प्रभुत्व जमा लेते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा जो पहला युद्ध था वो 1767 और 1769 के बीच में। दोस्तों, ये वो समय था जब अंग्रेज अपना शासन और उत्तर में अपना पूरा लोहा मनवा चुके थे, क्योंकि 1757 में उन्होंने प्लासी का युद्ध तथा 1764 में उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता था और बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया था। उसी प्रकार से 1767 में मात्र 2 साल बाद इन्होंने दक्षिण भारत में कदम रखा और मैसूर में हैदर अली जो प्रथम युद्ध था वो 1767 से 69 के बीच लड़ा गया। और जो मैसूर की तरफ से इसमें जो फिर नेतृत्व कर रहे थे वो थे हैदर अली तथा उस समय अंग्रेज़ों का जो गवर्नर था वह रेल्स था। और परिणाम से पहले दोस्तों हम लोग इसका जो प्रथम युद्ध था उसके कुछ कारणों के बारे में देख लेंगे। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ हम लोगों ने देखा 1768 से 69 के बीच होता है। तो मेन जो इसका कारण था वो था दोस्तों कर्नाटक का सीमा विवाद। हैदर जो था वो इधर हम लोग देखेंगे कि जो हैदर था ये इंडिया का दक्षिण भारत है। हैदर जो था मेनली इस मैसूर वाले पार्ट में था, ठीक है। और इधर एक मद्रास था और ये कर्नाटक की सीमा थी।
तो मद्रास जो था यहाँ पर अंग्रेज अपना केंद्र बना के बैठे थे, और जो उस समय कर्नाटक का निज़ाम था वो अंग्रेज़ों को शरण दिया हुआ था, या फिर कहें निज़ाम और अंग्रेज़ों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध थे। और हैदर जो है अपना मैसूर वाला इलाका को लगातार विस्तृत करता जा रहा था। ऊपर इधर मराठा थे तथा इधर हैदराबाद का निज़ाम भी था। ठीक है, तो मैसूर जैसे जैसे अपने विस्तारवादी नीति के तहत कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों को अपने उसमें ले लेता है, और यहाँ से अंग्रेज कर्नाटक के निज़ाम के साथ मिलकर एक विवाद छेड़ देते हैं, जिसको कि कर्नाटक का सीमा विवाद कहते हैं। और यही विवाद मैसूर के आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रथम युद्ध का जो है मेन रीज़न था। तो हम लोगों ने देखा मेन कारण क्या था, कर्नाटक का सीमा विवाद। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और कर्नाटक का जो निज़ाम है मिलकर, और हैदर मैसूर की तरफ से लड़ते हैं। हैदर पहले कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है और अंग्रेज़ों को मद्रास तक धकेल देता है, और इसमें हैदर अली की जीत होती है। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को और हैदर को एक संधि करनी पड़ती है, जिसको कि मद्रास की संधि कहते हैं। मद्रास की संधि दोस्तों 1769 में होती है। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि हैदर यहाँ पे विजय होता है और अंग्रेज़ों को मद्रास की संधि करने पे मजबूर कर देता है। तो दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ। 1767 से 1769 के बीच में होता है। हैदर अली इसका नेतृत्व करता है। विजेता यहाँ पे हैदर अली होता है। परिणाम स्वरूप संधि पूछता है कि कौन सी संधि हुई थी, तो मद्रास की संधि हुई थी, जो कि 1769 में हुई थी। दोस्तों इस संधि के तहत क्या होता है कि जो भी जीते हुए क्षेत्र थे, चाहे वो अंग्रेज़ों ने जीते हो चाहे वो हैदर अली ने जीते हों, दोनों अपने जीते हुए क्षेत्र को एक दूसरे को वापस करेंगे। दूसरा क्या था कि अंग्रेज़ों द्वारा जो भी हैदर अली को युद्ध में जो भी नुकसान हुआ था, अंग्रेज़ों द्वारा हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देना पड़ा, तथा जो भी हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बंदी किया था, उन बंदी अंग्रेज़ों को हैदर अली को रिहा करना पड़ा। तो ये तीन चीज़ें मद्रास संधि के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद दोस्तों मात्र 11 साल बाद, पूरे 11 साल बाद 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है, जो कि 4 साल 1784 तक चलता है। मैसूर की तरफ से इसमें हैदर प्लस उसका बेटा टीपू सुल्तान नेतृत्व करते हैं, और इस समय तक वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बन जाता है। और अब देख लेंगे दोस्तों जो द्वितीय मैसूर युद्ध था, इसका मेन कारण क्या था। तो दोस्तों हुआ क्या था कि अंग्रेज़ जो थे उन्होंने जो एक फ्रांसीसी बंदरगाह था, हम लोगों ने देखा कि हैदर तथा जो फ्रांसीसी थे ये मित्र थे, मैत्रीपूर्ण इन दोनों के बीच संबंध थे। तथा जो माही एक बंदरगाह था उस पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। ये एक फ्रांसीसी बंदरगाह था, लेकिन ये जो माही बंदरगाह है ये हैदर अली के राज्य के अंतर्गत आता था। तो इसमें क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों ने माही पर कब्जा कर लिया, जो कि हैदर के राज्य के अधीन आता था, फिर हैदर ने इसके विरोध में कर्नाटक पर फिर से आक्रमण कर दिया, और यहाँ से शुरू होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसके परिणाम में मंगलौर की संधि होती है। इस संधि में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो भी मद्रास की संधि में हुआ था, जैसे कि एक दूसरे के क्षेत्र को वापस किया गया और जो भी हर्जाना था वो दिया गया हैदर अली को, और यहाँ पे हैदर की फिर से जीत हो जाती है। तो अब तक देखिए दोस्तों हैदर ही जीत रहा था, क्योंकि हैदर बड़ा ही कुशल और योग्य शासक था। वो अपनी नीतियों की वजह से आंग्ल मैसूर के प्रथम तथा द्वितीय युद्ध को जीत लेता है। फिर दोस्तों 1790 में
90 से 92 तक तृतीय युद्ध लड़ा जाता है, जो कि टीपू सुल्तान मैसूर की तरफ से और लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय भारत का गवर्नर बन गया था। इसमें टीपू की हार होती है, ठीक है। लेकिन जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किन कारणों की वजह से हुआ था उसको हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो आईकोटा और क्रेंगानूर ये दुर्ग विवाद हुआ था, जो कि मैसूर और त्रावणकोर के बीच में हुआ था। देखिए दोस्तों, जो हिंदुस्तान में उस समय क्या हो रहा था, जो भी देसी रियासतें थीं वो आपस में लड़ रही थीं और अंग्रेज़ जो थे इनके बीच में संघर्ष का लाभ उठाकर किसी एक पक्ष में जाकर दूसरे पक्ष को हरा देते थे। बाद में ये दोनों पक्ष को ही अपने कब्जे में कर लेते थे। तो फूट करो और फूट डालो, नीति करो कि ये लोग नीति अपना रहे थे। तो दोस्तों तीसरे युद्ध में भी यही हुआ कि मैसूर जो था उस समय टीपू सुल्तान को, आईकोटा तथा क्रेंगन्नूर दुर्ग उस समय टीपू सुल्तान को खरीदना था। लेकिन होता क्या है, त्रावणकोर जो रहता है, त्रावणकोर इन दोनों दुर्गों को खरीद लेता है। बदले में जो टीपू सुल्तान है वो नाराज़ हो जाता है और वो त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। त्रावणकोर उस समय अंग्रेज़ों से सहायता मांगता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में तथा मराठा तथा जो त्रावणकोर का निज़ाम था वो उनके साथ संधि करके मैसूर पर आक्रमण कर देता है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। मैसूर जो था वहाँ पे टीपू सुल्तान इन दोनों दुर्गों को खरीदना चाहता था, आईकोटा और क्रेंगानूर, लेकिन त्रावणकोर इसको खरीद लेता है। बदले में मैसूर जो है टीपू सुल्तान नाराज़ हो जाता है और त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता है। त्रावणकोर अंग्रेज़ से सहायता मांगता है। अंग्रेज़ अपने साथ में मराठा तथा निज़ाम को मिलाकर मैसूर पर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में दोस्तों क्योंकि सेना अंग्रेज़ों के पक्ष में ज़्यादा थी तो यहाँ पर टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और परिणाम स्वरूप एक श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जो कि 1792 में होती है। इस संधि के तहत जो भी तीसरा युद्ध था वो समाप्त किया जाता है। टीपू सुल्तान की यहाँ हार होती है तथा मैसूर का जो आधा राज्य था वो अंग्रेज़, मराठा तथा जो निज़ाम था वो अपने अपने हिस्सों में ले लेते हैं। माने कि जो मैसूर का आधा राज्य था ये 3 अपने बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं तथा टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों टीपू सुल्तान की हालत बहुत ही खस्ता हो जाती है और लगभग ये ख़त्म होने की कगार पे आता है। लेकिन इसके बावजूद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि 1799 में होता है। इस युद्ध के बाद दोस्तों जो मैसूर का हिस्सा था वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ अपने बस में कर लेते हैं या अंग्रेज़ उस पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। तो 1799 में टीपू तथा लॉर्ड वेलेस्ली के बीच ये युद्ध होता है। इसका कारण क्या था? तो चतुर्थ युद्ध का जो कारण था, मेनली वेलेस्ली जो था वो मैसूर टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर जाता है। सहायक संधि दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इसमें अंग्रेज़ जो थे वो देसी रियासतों से जो है सौदा करते थे, जिसमें कि वो लोग कहते थे कि इस संधि के अंतर्गत जो भी सैन्य सहायता होगी वो अंग्रेज़ उन रियासतों को देंगे। बदले में जो भी खाना पीना या फिर सैन्य की जो भी खर्चा होगा वो उस रियासत से वो लेते थे। तो इस संधि को स्वीकार करने से टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। बदले में वेलेस्ली मैसूर पर आक्रमण कर देता है और इस युद्ध के बाद टीपू की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पर अंग्रेज अपना राज स्थापित कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा मैसूर में किस प्रकार से 4 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध 1767 से 69, दूसरा 11 साल बाद 80 से 84, फिर 90 से 92, फिर 99 में होता है।
एक और 2 युद्ध हैदर लड़ता है, वहीं पे दूसरे युद्ध में हैदर के साथ टीपू रहता है। इसके बाद हैदर की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसी युद्ध में द्वितीय युद्ध के तहत ही हैदर की मृत्यु होती है और उसके बाद टीपू मैसूर का शासक बनता है और वो पूरे 3 युद्ध लड़ता है। एक तो द्वितीय लड़ता है, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ, और लास्ट के 2 युद्धों में टीपू की हार होती है और वो बुरी तरीके से परास्त हो जाता है। पहले युद्ध के परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि होती है, जिसमें कि दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हो जाता है, जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए जाते हैं तथा हैदर अली कुछ अपना हर्जाना ले लेता है। दूसरे युद्ध के परिणाम स्वरूप मंगलौर की संधि होती है, जो कि 1784 में होती है। इस युद्ध में भी मद्रास की संधि के जैसे ही जीते हुए क्षेत्र को एक दूसरे को वापस कर दिया जाता है। तृतीय युद्ध बड़ा ही इम्पोर्टेंट संधि है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 में होती है। और इस संधि के तहत जो भी मैसूर का राज्य था उसका आधा भाग अंग्रेज, मराठा और निज़ाम अपने बस में कर लेते हैं और बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं, प्लस टीपू पर 3 करोड़ का जुर्माना लगा देते हैं। चौथे युद्ध में 1799 में होता है। टीपू और वेलेस्ली के बीच वेलेस्ली सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर जाता है, टीपू इसका अस्वीकार कर देता है। बदले में मैसूर पर आक्रमण होता है और टीपू की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज़ों का शासन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये थे दोस्तों आंग्ल मैसूर के चारों युद्ध, जिसको हम लोगों ने देखा किस किस के बीच होता है, अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था, क्या इसके कारण रहे और परिणाम स्वरूप कौन कौन सी संधि हुई। तो यहाँ पहले, दूसरे, तीसरे युद्ध में संधि होती है और चौथे युद्ध में टीपू की हार और मृत्यु हो जाती है। तो आज हम लोगों ने देखा। इसके आगे दोस्तों एक चीज़ और है, टीपू सुल्तान के बारे में भी कुछ चीज़ें जानने वाली हैं यहाँ पे, जैसे कि इसकी नीतियों के बारे में जानेंगे। आर्थिक नीतियों में इसने कैलेंडर, सिक्के तथा मापतौल वाले यंत्र इसने बनवाए। कृषि में सुधार किया, व्यापार सुगमता, जिसको कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, इसकी नीति अपनाई तथा राजस्व में सुधार किया। दूसरी ओर इसने जागीर प्रथा का उन्मूलन किया। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जागीर प्रथा का उन्मूलन किसने किया, तो टीपू सुल्तान ने। सामंतों, पालीगारों की शक्तियों को इसने सीमित कर दिया। दोस्तों इस समय पर जो दक्षिण भारत में सामंत या जिनको हम जमींदार कहते हैं, उनको पालीगार के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है कि दक्षिण भारत में सामंतों या जमींदारों को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों पालीगार कहा जाता है। और जब तृतीय युद्ध के बाद इसके राजस्व में 30% की वृद्धि होती है। तो जागीर प्रथा का उन्मूलन, सामंतों जमींदार को पालीगार कहा जाता है। कूटनीतियों के बारे में देखें तो इसने ब्रिटिश के प्रतिकूल अपनी नीतियाँ बनवाई। फ्रांस, तुर्की और अफ़गान में इसने इनवॉय भेजे, जिसको दूध मंडल कहते हैं, और फ्रांस के साथ इसके बेहतर संबंध थे। अन्य चीज़ों में हम लोगों ने देखा था कि धार्मिक सहिष्णुता तो था, तो इसमें चामुंडेश्वरी देवी में इसने दान किया था तथा सिक्के पर शिव, पार्वती और ब्रह्मा की मूर्ति बनवाई थी। श्रृंगेरी मंदिर को इसने दान किया और देवी शारदा की मूर्ति की स्थापना की। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया 1794 में फ्रेंच की सहायता से। श्रीरंगपट्टनम उस समय मैसूर की राजधानी हुआ करती थी। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। हम लोगों ने मैसूर में देखा किस प्रकार से ब्रिटिश शासन का उदय होता है। सबसे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। मैसूर का उदय होता है, तलीकोटा का युद्ध होता है जो कि विजयनगर साम्राज्य और दक्कन गुट के बीच में होता है। विजयनगर का विघटन हो जाता है। मैसूर का उदय होता है जो कि यादुराय वोडवायर द्वारा होता है। अंतिम शासक इसका कृष्णराज द्वितीय था, जो कि एक नाम मात्र का शासक था। रियल पावर इसके 2 मंत्री नंदराज तथा देवराज के पास थी। नंदराज हैदर अली को 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बनाता है तथा 1761 में मैसूर का शासक ये बन जाता है। उसके बाद इसकी नीतियाँ जो भी थी वो अंग्रेज़ विरोधी थी, जिसके कारण से
एंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, 4 युद्ध होते हैं दोस्तों, हम लोगों ने देखा इसका क्या परिणाम था। और आगे लास्ट में टीपू की नीतियों के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से इसने कैलेंडर, कृषि सुधार, व्यापार सुगमता, राजस्व सुधार किए और उस समय सामंत और जमींदार को पालीगार कहा जाता था। जागीर प्रथा का इसने उन्मूलन किया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आगे हम लोग बात कर रहे होंगे किस प्रकार से मराठा की हम लोग बात कर रहे होंगे, मराठा में किस प्रकार से ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।